हेलो 10th क्लास, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज अभी का जो क्लास है आपका, ये पाटलिपुत्र वैभवम है, जो आपका दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट का सब्जेक्टिव टर्म देखना है, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे सब्जेक्टिव प्रश्न पे चलते हैं। आप याद रखेंगे आपका पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट है पाटलिपुत्र वैभवम। कौन सा पार्ट है? पाटलिपुत्र वैभवम। ये आपका आज का चैप्टर रहा। और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं और ये इस बार भी पूछने की ज़्यादा संभावना है, 110% संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने क्या है, ये देखिए। पहला प्रश्न है, कहता प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की व्याख्या किस रूप में थी? मतलब ऐसा आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि प्राचीन काल के जो ग्रंथ थे, संस्कृत में थे, खास करके संस्कृत में ही थे, तो उन ग्रंथों में पाटलिपुत्र की जो व्याख्या है, वो व्याख्या या ख्याति बोलिए, किस रूप में किया गया था? उसकी ख्याति, उसका जो मान सम्मान था, या आप कहिए कि उसका जो वर्णन है, वो किस रूप में किया गया? प्रश्न इस तरह से समझ गया आप? तो चलिए आंसर समझते हैं। देखिए, कहता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता था। देखिए, माना गया है कि पाटलिपुत्र जो आज आपका पटना है, इसका नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है अभी भी। देखिए, कई ऐसे पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र मिलता है, कई ऐसे पुस्तक है जिसमें आप पुष्पपुर देख सकते हैं, किसी में कुसुमपुर देख सकते हैं, किसी में पाटलिग्राम भी देखने को मिलता है। ठीक ना? तो इसीलिए इनको लिखा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचलित है या प्रचारित हुए। तो पाटलिपुत्र इस क्षेत्र का नाम कैसे पड़ा? तो इस नगर के समीप पाटल, नाम याद रखेंगे, पाटल पुष्प की खेती होती थी। पाटल नामक फूल की खेती होती थी, और इसी पाटल पुष्प के जो पल्लवित होते थे, वो जो खिलते थे, तो इसी के नाम पे इसका नाम भी क्या पड़ गया था? पाटलिपुत्र पड़ा है। ये याद रखेंगे। और देखिए, इसमें कहता है कि शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। देखिए, पटना में जो है, पाटलिपुत्र में शरद काल में, ठंडी के समय में कौन सा महोत्सव होता था? कौमुदी महोत्सव होता था। और यह उत्सव आज के दुर्गा पूजा के जैसा दिखता था। मतलब आज के दुर्गा पूजा जिस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से पटना में, पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में देखिए, काफ़ी समय पहले देखिए, तो कौमुदी नामक महाउत्सव मनाया जाता था। जो महाउत्सव था, इसे आप उत्सव ही नहीं, महाउत्सव का याद रखेंगे, महाउत्सव की संज्ञा दी जाती है। तो एक बार मैं फिर से पूरे आंसर को पढ़ता हूँ, आप समझिए। कहता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलपुत्र या पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था, और यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर साथ दृष्टिगत होता था। चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न का आंसर। समझ गए? चलिए, हमें काफ़ी उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आपका एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा सा पीछे करके देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से मैं बताया हूँ। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? कहता पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यहाँ पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर जो है, उस नगर की वैभवता, उसकी सुंदरता का वर्णन करना है। ठीक ना? तो चलिए प्रश्न देखें, अब आंसर देखते हैं। कहता पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। पाटलिपुत्र नगर जो है, ये प्राचीन काल से ही अपनी वैभव, अपनी जो इसकी सुंदरता है, वो काफ़ी विख्यात रहा है। विदेशी यात्री लोग जो आकर अपने स्मरण ग्रंथों में
यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मतलब विदेशी यात्री जितने भी आए पाटलिपुत्र, उन सबों ने अपने स्मरण ग्रंथ में, जिसे आप डायरी लिखना कहते हैं, उसमें यहाँ के पाटलिपुत्र के वैभवता सुंदरता का वर्णन किया है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। कहता मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त जो विदेशी यात्री थे, और उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त क्या कहते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, कि जब पाटलिपुत्र पे शासन चंद्रगुप्त मौर्य का था तो उस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। फिर आगे अशोक के काल में देखते हैं तो अशोक के काल में यहाँ निरंतर समृद्धि हो रही थी। सम्राट अशोक, आप उसके बारे में सुने तो जरूर होंगे। तो सम्राट अशोक के काल में अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो यहाँ निरंतर लगातार क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के काल में क्या हो रहा था, अशोक के काल में यहाँ पे निरंतर समृद्धि हो रही थी। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है। कवि राजशेखर जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कई पुस्तक लिखे, तो आप उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पाठ में दिया गया है, उसका नाम है काव्य मीमांसा। क्या नाम है, काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा में उन्होंने भी पाटलिपुत्र का वर्णन किया और काफ़ी अच्छा वर्णन किया। और क्या कहा है कि यहाँ के बड़े बड़े कवि, वैयाकरण, भाष्यकार यहाँ परिचित हुए। यहाँ पे बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े वैयाकरण हुए, भाष्यकार हुए, और यहाँ पे परीक्षित भी हुए। आज देखिए, आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। तो आज पाटलिपुत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है। बिफोर बिहार के नाम से बिहार के राजधानी के रूप में जाना जाता है। और वहाँ पे कई दर्शनीय स्थल है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थल यहाँ है। कहता इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। और प्राचीन काल से देखिए आज तक देखिए तो पाटलिपुत्र क्या कर रहा है, अपनी वैभवता को धारण किया हुआ है, जिसका आप संग्रहालय में, पाटलिपुत्र में कई संग्रहालय है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए, तो आप लोग संग्रहालय जाइएगा, पहले अच्छी तरह से 10वां एकदम 400-450 से प्लस नंबर लाइए, हमें खुशी होगी। चलिए, दूसरा प्रश्न आप समझ चुके हैं। चलिए बढ़िया, अगर समझ चुके हैं तो आप यस ज़रूर लिख दें, कमेंट बॉक्स में यस लिख, वाई टाइप कर दीजिए तो हमें सांत्वना होगी, काफ़ी अच्छा महसूस होगा। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह आपका प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पाठ जो है उस पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो देखिए, प्रश्न जो है आपका वो 5 वाक्यों में परिचय मांग रहा है, उसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में बताना है, पाटलिपुत्र के वैभवता के बारे में बताना है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए आंसर देखते हैं। कहता है कि इसमें बिहार की राजधानी पटना, देखिए ये जो है पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र के बारे में देखिए तो ये क्या है, बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। मतलब पाठ जो है उस पाठ का परिचय मांगा है, तो पाठ में कह सकते हैं कि ये बिहार राज्य की राजधानी है, ऐसा बताया है आपके पाठ में। ये प्राचीन महत्व का निरूपण करते हैं। मतलब पाटलिपुत्र पाठ जो है पाटलिपुत्र के प्राचीनता और उसकी वैभवता को बताते हैं, ठीक ना। प्राचीन और ऐतिहासिक परंपरा को भी बताते हैं, साथ साथ आधुनिक राजधानी कैसे बना, इनकी प्रसिद्धि का भी निरूपण करता है। अब देखिए, इस पाठ को कंठग्रस्त करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। आप समझिए, आप अगर कभी भी आपको मौका मिले कि आप कहीं पे मंच पे चढ़ के 2 शब्द भाषण वगैरह में देंगे, तो अगर आपको पाटलिपुत्र के बारे में बताने को कह दिया जाए तो आप इस पूरे पाठ को अगर रट लिए तो पूरे संस्कृत में उखाड़ दीजिएगा। समझ गए ना, उखाड़ना मतलब समझ रहे हैं ना, सामने गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट बजेगी। चलिए, इस पाठ को आप, इस प्रश्न को समझ चुके हैं तो अच्छी वाली बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। देखिए, कवि दामोदर गुप्त के बारे में कहा जा रहा है। पाठ में 2 कवियों का वर्णन है, एक राजशेखर और दूसरा दामोदर गुप्त, ठीक ना।
तो इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे कि दोनों ने पाटलिपुत्र के बारे में किस तरह से विशेष बातें बोला। ठीक, तो अब दामोदर गुप्त के बारे में कह रहा है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था, ये आपका सवाल है। चलिए आंसर देखते हैं। सवाल देख लिए तो जवाब देखना तो बनता है भाई। कहता है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे सर्वश्रेष्ठ है। मतलब दामोदर गुप्त कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर बसे जितने भी नगर हैं उन सभी नगरों में सर्वश्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र है। ठीक ना। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग रहते हैं। यहाँ पे कौन रहते हैं? सरस्वती के वंशज विद्वान लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पुरी नगरी से किया है। देखिए इंद्र की इंद्रपुरी से क्या है, तो कवि काफ़ी एकदम दिलचस्पी ले रहे हैं इस नगर में। काफ़ी दिलचस्प नगर है ये। तो चलिए ये प्रश्न तो आपका हो गया। एक बार मैं फिर से इसका आंसर पढ़ देता हूँ, आप बिल्कुल समझ आएंगे। देखिए क्या कहता है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो कह सकते कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है, इंद्रपुरी से किया है। चलिए ये प्रश्न हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। इस तरह से प्रश्न है, तो इस प्रश्न को देखना है, आंसर देना है। तो कह सकते हैं कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है। राजशेखर जी जो पुस्तक लिखे काव्य मीमांसा, उस काव्य मीमांसा में उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र जो है वो शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि। पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त किया। और इन सबों ने यहाँ पे क्या क्या ख्याति प्राप्त किया, काफ़ी अपने आप को पॉपुलर किया और पूरे जगत में वो पॉपुलर हुए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर तो साधारण है। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, व्याघ्र, पतंजलि, इन सबों की यहाँ पे परीक्षा ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति भी प्राप्त किया, उन्होंने अपना नाम कमाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र नगर कैसा नगर था। ये प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और अशोक के समय में नगर का वर्णन करना है। तो कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं इसका, तो काफ़ी अच्छा आंसर प्रश्न भी है। तो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, यह सुंदर नगर था। अशोक के समय काल में इस नगर का वैभव और भी समृद्ध हो गया था। क्लियर हो जाता है। तो पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा था और अशोक के काल में यहाँ पे लगातार क्या समृद्धि हो रही थी और इसकी वैभवता और भी ज़्यादा सुंदर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट नंबर देखिए 7 नंबर का प्रश्न पे आ गए हैं। एकदम बने रहिए बिल्कुल तगड़ा, क्योंकि जो लगा रहेगा वहीं बोर्ड का क्वेश्चन फाड़ के आएगा। एकदम जिसको अभी क्वेश्चन करने में एकदम शर्म हो रही है, क्या बोल सकते हो उसको, तो भाई जाओ इंस्टाग्राम का नचनियाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे ढेर सारी नचनियाँ मिलती है, आप देख सकते हैं, रील्स में टाइम बिताइए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करना है। प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव उत्सव का वर्णन करना है। तो एक ही उत्सव का जिक्र है पाठ में, वो है कौमुदी महोत्सव। तो कौमुदी महोत्सव का वर्णन कर देना है। तो कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे, आनंद में एकदम झूमते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के समय में रहा था। गुप्त वंश के समय में यहाँ पे ये महोत्सव सबसे ज़्यादा मनाया जाता था। आज जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। चलिए कुछ प्रश्न है जो आपको करना ही चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में ही हुआ था। तो इसीलिए सिख धर्म के जितने भी व्यक्ति उनके लिए ये दर्शनीय स्थल के साथ साथ पूजनीय स्थल और श्रद्धा का भी विषय है। तो पटना काफ़ी विशेष हो जाता है सिख धर्मों के लिए। तो कह सकते हैं सिख संप्रदाय के लोग के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देखिए सिख धर्म के लोग जो है, सिख संप्रदाय के लोग जो हैं, उनके लिए पटना नगर जो है ये पूजनीय है। क्या है? पूजनीय है। और यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। स्वाभाविक है, धर्मगुरु थे तो उसके जन्म स्थल को देखने में एक अलग ही आनंद और अनुभूति होती है, तो उसे देखना तो बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी प्रश्न देखना बनता है। प्रश्न क्या कहता है, लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश प्राप्त होता है। तो आप आंसर में कह सकते हैं कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। यहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजों के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। यही जानकारी देना चाहते हैं। एक नगरों का वर्णन है, निबंध टाइप का ये पाठ है। तो निबंध में उन नगरों के बारे में बताया जा रहा है, जानकारी दे रहा है। तो कह सकते हैं कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। बिल्कुल महान नगर था। आज नहीं, प्राचीन काल में भी महान नगर था। यहाँ शिक्षा और वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में थोड़ा देखें तो इसकी स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन जब मुगल काल शुरू हुआ तो पुनः इस नगर का क्या हुआ, उद्धार हुआ। और अंग्रेज के काल से लेकर के वर्तमान काल तक इस नगर का विकास लगातार हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। आगे का प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न अच्छा है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा किस तरह का था, किस तरह की शिक्षा पद्धति का पालन हो रहा था, तो उसके विषय में लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक क्या कहना चाहते हैं तो आपको जवाब देना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार, पाठ के अनुसार देना। जो पाठ आप पढ़े हैं, अगर आप पाठ नहीं पढ़े हैं तो आपको पाठ का जो क्लास है वो अपलोडेड है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। क्लियर ना। चलिए वहाँ भी पढ़िए आप। ये तो आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, आप उसे भी देखिए। देखिए पाठ पढ़िए सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पढ़िए। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। केवल व केवल पाठ पढ़ के आप आगे निकल जाते हैं तो आपको थोड़ी समस्याएं होगी। अगर ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं तो फिर आपका थोड़ा आसान हो जाएगा, और अगर सब्जेक्टिव भी किए हैं तो उसके बाद तो चलो भैया बेड़ा पार है। चलिए तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, क्या कहना है, क्या बता रहे हैं वो। तो कह सकते हैं प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने हमें जानकारी मिलती है कि ये नगर जो था प्राचीन काल से ही सरस्वती के वंशज यहाँ निवास करते थे इस नगर में। और राजशेखर कवि जो थे उसके अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि और आदि महान विद्वानों ने यहाँ पे परीक्षा ली थी, यहाँ पे परीक्षण ली थी। ये समझिए कि यहाँ वो ट्रेंड हुए थे। और इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक क्या था कि अच्छा केंद्र था, एक सुंदर केंद्र था। और इसकी शिक्षा के लाइन में एक अपनी सुंदरता थी, अपनी वैभवता थी, अपना एक पहचान था। समझ रहे हैं, स्वतंत्र पहचान था इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा। मतलब प्राचीन काल से आज तक अगर आप नगर के बारे में देखेंगे तो थोड़ा सा जानकारी आपको देना है कि प्राचीन काल से आज तक लेखक के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसे नगर थे, हैं, या किस तरह से ये अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर जो है, लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से आज तक राजनीतिक, धार्मिक, उद्योग और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। और यहाँ इसका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते हैं,
पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो लेखक के विचार के अनुसार बिल्कुल है कि लेखक कह रहे हैं कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक पटना अपनी वैभवता कई क्षेत्रों में धारण करके रखे हैं। जैसे राजनीतिक क्षेत्रों में बिहार की राजधानी बन जाती है, धार्मिक क्षेत्रों में गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ हुआ था, औद्योगिक क्षेत्रों में राजधानी है तो औद्योगिक नगर वहाँ सबसे ज़्यादा होंगे, औद्योगिक नगर वो होंगे ही, और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व रहा है। और यहाँ देखिए कि यहाँ जो है ये सब कुछ है तो ये दर्शनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, तीर्थ करने जाएंगे। काफ़ी दर्शनीय स्थल भी है, तारामंडल है, जेबी उद्यान है, गोलघर है, चिड़ियाघर है, और भी कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं। और पाटलिपुत्र वासी जो हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो खुद पटन देवी की पूजा करते हैं। इस तरह से पाटलिपुत्र क्या है, महान नगर के रूप में गिने जाते हैं। चलिए, इस तरह से आपका ये पाठ क्लियर होता है। तो मैं हूँ आपका दुलारा प्यारा अमित सर। तो ठीक है, आप लोग क्लास किए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बिल्कुल अच्छा लगा, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन आप अगर हमसे सीख रहे हैं तो हमें खुशी होगी कि आपको रिज़ल्ट अच्छा लाना है। चलिए, तो इसी पाठ का जो ऑब्जेक्टिव टर्म का क्लास है, ऑब्जेक्टिव का क्लास है, वो भी आप ज़रूर करें। और इसी पाठ का जो सब्जेक्टिव का क्लास है वो ये तो है हो ही गया, और जो विवरण का क्लास है, जो चैप्टर वाइज है, लाइन बाय लाइन में बताया हूँ, तो आप उसे भी देखें। और इसी तरह संस्कृत के, हिंदी के, सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, वो सब आपको इसमें उपलब्ध मिलेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखें और लाभ उठाएं। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।